3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना ये अपने आप में बहुत। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। 94 साल के हुए आडवाणी, उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने घर जाकर दी बधाई। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले आडवाणी 94 साल के हो गए हैं। जी आपको बता दें पीएम मोदी ने देश और पार्टी के लिए आडवाणी के योगदान की सराहना की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि आदरणीय आडवाणी जी को जन्मदिन की बधाई, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना, लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। उनकी विद्वता और समग्र बुद्धि के लिए भी व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ यहाँ तक कि भाजपा के दिग्गज नेता से उनके घर जाकर मुलाकात की। और राजनाथ सिंह ने आडवाणी को एक प्रेरणा और मार्गदर्शन बताया और कहा कि उनकी गिनती उन सबसे सम्मानित नेताओं में होती है जिनकी विद्वता, दूरदर्शिता और बुद्धि को हर कोई स्वीकार करता है। केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी आडवाणी को प्रेरणा बताया। गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्रेरणास्पद आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिए। आडवाणी ने एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 80 के दशक के अंत में राम जन्मभूमि आंदोलन किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दशकों तक पार्टी और इसके अग्रदूत जनसंघ का नेतृत्व किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी को जन जन तक पहुंचाने और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने के लिए दिग्गज नेता की प्रशंसा की। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्होंने कहा कि आडवाणी करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा थे। आर्यन खान के लिए शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी ने की 18 करोड़ रिश्वत की डील, सबूत मिलने के बाद समन। जी आपको बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी पर इसी केस के सरकारी गवाह प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया कि इस केस में आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें छोड़ने के लिए 26 करोड़ की रिश्वत मांगी गई और 18 करोड़ पर डील तय हुई थी। प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि उन्होंने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी को सैम डिसूजा और केपी गोसावी से बात करते हुए सुना। आर्यन खान ने अपने हलफनामे में इन आरोपों को नकार दिया, लेकिन अब एसआईटी ने पूजा डडलानी को सीसीटीवी फुटेज में सैम डिसूजा और केपी गोसावी से कुछ बातचीत करते देखा है, जिसके बाद पूजा डडलानी को पूछताछ का समन भेजा गया है। जी आपको बता दें कि प्रभाकर सैल ने एक हलफनामा सार्वजनिक किया है जिसमें साफ था कि केपी गोसावी और सैम डिसूजा ने आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ मांगे थे और 18 करोड़ में डील फाइनल हुई थी, जिसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े ने लेने थे। तुरंत ही केपी गोसावी को 50 लाख रुपए भी पहुंचाए गए, जिसका बैग खुद प्रभाकर ने पहुंचाया था। प्रभाकर का कहना था कि उन्हें समीर वानखेड़े से जान का खतरा है। हालांकि केपी गोसावी की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी की ओर से कहा गया कि केपी गोसावी और सैम डिसूजा एनसीबी के अधिकारी बनकर शाहरुख खान और उनकी मैनेजर को बेवकूफ बनाना चाहते थे और ये पैसे लेकर फरार होने वाले थे। इस केस के मुख्य गवाह थे प्रभाकर सैल इस केस से जुड़े एक और आरोपी केपी गोसावी का बॉडीगार्ड था। प्रभाकर का कहना है कि एनसीबी ने 2 अक्टूबर को उन्हें गवाह बनाया, लेकिन खाली पंचनामे पर साइन करवाया था। 10 पन्नों का ये पंचनामा पूरी तरह कोरा था और प्रभाकर से इस पर साइन करवाया गया। प्रभाकर ने एक हलफनामा जारी करते हुए उस दिन का सारी घटना का ब्यौरा दिया। दिल्ली के मजदूरों के लिए खुशखबरी, केजरीवाल सरकार ने बढ़ा दिए मजदूरों के वेतन। यहाँ बताते हैं क्या है नई दरें। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने दिवाली बाद देश की राजधानी में काम कर रहे मजदूरों के वेतन में इजाफा कर उन्हें बढ़ी हुई मुश्किलों की खुशखबरी दी है। और ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अनस्किल्ड कैटेगरी में मजदूरों का मासिक वेतन 15,908 से बढ़कर 16,064 रुपए हो गया है और सेमी स्किल्ड कैटेगरी में मजदूरों को
अब 17,537 से बढ़कर 17,693 रुपए मिलेंगे मैट्रिक, लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,291 से बढ़ाकर 19,473 रुपए और स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,976 से बढ़ाकर 21,184 रुपए कर दिया गया है। वेतन की ये नई दरें 1 अक्टूबर से लागू की गई हैं और दिल्ली में मजदूरों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन देश के अन्य किसी भी राज्य की तुलना में अब सबसे अधिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है और साथ ही सिसोदिया ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। यूपी में छठ महापर्व पर 10 नवंबर को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सीएम योगी ने की घोषणा। जी हम बात कर रहे हैं कि देश भर में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। छठ महापर्व लाखों लोग मनाते हैं और इसी को देखते हुए योगी सरकार ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सरकार की ओर से छठ को लेकर होने वाले आयोजनों, मेलों में सुरक्षा व्यवस्था के चौकस इंतजाम और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए गए हैं। जी आपको बता दें कि देश भर में लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम शुरू हो गई है और यूपी में छठ महापर्व को बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं और इसी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार ने 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की और सरकार की ओर से छठ को लेकर होने वाले आयोजनों, मेलों में सुरक्षा व्यवस्था की चौकस इंतजाम और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखने के निर्देश दिए हैं। दरअसल छठ महापर्व को देश भर में मनाया जाता है। 4 दिवसीय इसे लोक आस्था के पर्व के प्रति लोगों की गहरी आस्था है और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अवकाश घोषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिलाधिकारी स्थानीय परंपरा और आवश्यकता के अनुरूप निर्णय लेकर इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। राज्य सरकार ने अभी तक छठ पर्व को निर्बंधित अवकाश की श्रेणी में रखा है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी के कैराना में पलायन के बाद घर लौटे लोगों से मिले सीएम योगी, पीड़ितों को मुआवजा भी देगी सरकार। जी हम बात कर रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने पलायन के बाद लौटे परिवारों से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा कि पुरानी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है और बीजेपी राज में एक नया विश्वास बना है। और वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कैराना के हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। पिछली सरकार के राजनीतिक अपराधीकरण का शिकार हिंदू परिवार हुए और जिन परिवारों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा दिया जाएगा। 2017 में यहाँ के लोगों ने सुरक्षा मांगी थी। कैराना में अब आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सीएम ने कहा कि 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई और बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। मैंने कुछ उन परिवारों के साथ संवाद किया जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उन्होंने कहा कि 1990 के दशक में शुरू में राजनीतिक अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला। यहाँ हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। आनंद महिंद्रा को मिला पद्म भूषण सम्मान, उद्योग व व्यापार में किया बड़ा योगदान। जी हम बात कर रहे हैं कि आज आनंद महिंद्रा को देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण मिला है। उन्हें उद्योग व व्यापार क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए ये सम्मान है। आनंद महिंद्रा पिछले 25 साल से इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। उन्होंने महिंद्रा के व्यापार को देश के साथ साथ विदेश में भी बढ़ाया है और वहीं इसके साथ ही समाज के उत्थान के लिए भी काम किया है। जी आपको बताते हैं कि आनंद महिंद्रा ने बिजनेस में सालों से अपना एक मुकाम कायम किया है और भारतीय उद्योगपतियों के बीच अपना अलग मुकाम हासिल किया। इसके साथ ही महिंद्रा ग्रुप के कॉर्पोरेट शासन को भी सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, जिस वजह से ग्रुप के व्यापार में लगातार तेजी हुई और वहीं ग्लोबल स्तर पर व्यापार को अलग अलग क्षेत्र में भी फैलाने का काम किया है।
एमपी में बीजेपी सांसद की आपत्तिजनक बयान, कहा मेरी एक जेब में बनिया और दूसरे जेब में ब्राह्मण है। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रभारी पी मुरलीधर राव का एक विवादित बयान सामने आया है। मुरलीधर राव ने वोट बैंकों को टारगेट करने के सवाल पर कहा कि मेरी एक जेब में बनिया और दूसरे जेब में ब्राह्मण है, जिसके बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने इस बयान की निंदा करते हुए हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की समाज को लेकर अंदर की बातें सामने आ रही हैं। मुरलीधर राव से सवाल किया गया था कि बीजेपी कभी ब्राह्मण बनियों की पार्टी थी तो कैसे एससी एसटी ओबीसी की पार्टी हो गई है, ऐसा क्यों है? विकास की बात करते हैं लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट क्यों मांगे जा रहे हैं? इस पर मुरलीधर राव ने कहा कि ब्राह्मण और बनिया मेरी दोनों जेबों में रहते हैं। जब ब्राह्मण कार्यकर्ता थे तो इसे ब्राह्मणों की पार्टी कहा जाता था और जब बनिया कार्यकर्ता थे तो उसे बनियों की पार्टी कहा जाता था, और अब पार्टी में सभी वर्ग के लोग तो भाजपा सबके लिए होगी। अपनी गलती का एहसास होते ही संभालते हुए राव ने कहा कि पार्टी सबके लिए चालू की गई, लेकिन मेरे पास उस समय कुछ खास वर्ग के लोग ज्यादा थे, तो आप कहते थे ये पार्टी इनकी है। हम अपने आप को सबकी पार्टी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और जब इस मामले पर विवाद बढ़ गया तो मुरलीधर राव ने कहा कि हम सभी को साथ लेकर चलने वाले पार्टी हैं और हमने ना कभी किसी से भेदभाव किया और ना ही हम कभी किसी से भेदभाव करेंगे। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। लता मंगेशकर का गाना गाकर हिट हुई रानू मंडल को मिला बांग्लादेश से ऑफर, इस एक्टर के साथ करेंगी काम। जी हम बात करें कि साल 2019 में इंटरनेट की दुनिया ने एक महिला को स्टार बना दिया था और महिला स्टार बनी थी अपनी आवाज की वजह से, जिन्होंने लता मंगेशकर का एक गाना गाया और वो गाना ऐसा वायरल हुआ कि वो महिला बॉलीवुड तक पहुंच गई। जी हम बात कर रहे हैं राना घाट के बेगोपारा की रहने वाली रानू मंडल की, जो अब बांग्लादेशी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही हैं। जी हाँ, दरअसल रानू मंडल बांग्लादेश की फिल्मों के लिए 2 गाने गा रही हैं, जिन्हें बांग्लादेशी हीरो और सोशल मीडिया पर स्टार अशरफुल अलोम सईद उर्फ हीरो अलोम द्वारा निर्मित किया जा रहा है। 3 नवंबर को हीरो अलोम ने फेसबुक पर रानू मंडल के साथ हुई बातचीत की एक क्लिप शेयर की थी और इस क्लिप के साथ ही उन्होंने ये बताया था कि रानू मंडल उनके साथ काम करने जा रही हैं। जी आपको बता दें कि अलोम ने इस वीडियो में बताया था कि रानू मंडल उनकी 2 फिल्मों के लिए गाना गाएंगी और ये फिल्म 20 नवंबर को आएगी। आपको बता दें कि रानू मंडल और अलोम की बातचीत वाले वीडियो को अभी तक के 5 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 2000 से अधिक लोग इस पर कमेंट भी कर चुके हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने किया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान, बोले जीतने नहीं दूंगा। जी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन के साथ साथ नेताओं के इधर से उधर जाने का सिलसिला जारी है। चुनावी यात्राएं निकाली जा रही हैं तो जनसभाओं के जरिए वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। और इस बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान करते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और इसके अलावा भीम आर्मी चीफ ने मायावती की बसपा से भी गठबंधन की इच्छा जताई। जी आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि मैंने फैसला किया है कि मैं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। मैं योगी को जीतने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बाकी विपक्षी दलों से भी अपील करूंगा कि योगी के खिलाफ मेरा समर्थन करे। चंद्रशेखर ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल में जनता को परेशान किया है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारा गठबंधन मायावती के बीएसपी के साथ हो। हम नहीं चाहते कि बहुजन वोट बट जाए। मैंने लोकसभा में कहा था कि मोदी जी के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन तब मेरा दल नहीं था। मुझे पता है कि बहन जी मुझे पसंद नहीं करती। हमें हर हाल में बीजेपी को यूपी में रोकना होगा। स्पाइस जेट ने अपने यात्रियों को दी बड़ी सुविधा, अब किश्तों में कर सकेंगे हवाई टिकट का भुगतान। जी आपको बता दें कि स्पाइस जेट के यात्री अब किश्तों में टिकट का पेमेंट कर सकेंगे। एयरलाइन ने सोमवार को एक नई योजना शुरू की और जिसके तहत यात्री टिकट के लिए 3, 6 या 12 किश्तों में भुगतान कर सकेंगे। विमानन कंपनी ने बताया कि शुरुआती ऑफर के तहत ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त लागत, बिना ब्याज के 3 महीने के EMI के विकल्प का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।